हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 के एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस के अंदर संसद के बारे में पढ़ेंगे कि संसद का होना क्यों जरूरी है या संसद क्यों होनी चाहिए। मुख्यतः संसद यानी संविधान के अंतर्गत संसद का निर्माण किया गया और संसद क्या होता है? जनता के प्रतिनिधियों का समूह, जनता के प्रतिनिधियों या जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है और दूसरा समूह क्या करता है? संसद को नियंत्रित करता है। अब जो सरकार बनाता है यानी सरकार, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है और यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। वो क्या कहलाती है? संसद। यह संसद क्यों बनी, इसके बारे में हम गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारतीय संसद जो कानून निर्मात्री यानी कानून का निर्माण करती है और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। शायद ये सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि संसद यानी संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी जनता के प्रतिनिधियों का सदन यानी संसद का प्रथम या निम्न सदन यानी लोकसभा, वो जो कि क्या कहलाता है? संसद का प्रथम सदन। और जनता का और द्वितीय सदन यानी राज्यसभा। यह संसद क्या करती है? कानून निर्मात्री संस्था होती है जो अनेक सरकार को चलाती है और सरकार को नियंत्रित करती है यानी सरकार को निरंकुश बनने से रोकती है। अब संसद के बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं कि हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और इस आजादी के लिए कई समुदायों के लोगों ने, कई वीरों ने अपनी अलग अलग तरह से कुर्बानियां दी और इस स्वतंत्रता संघर्ष को चलाया था। और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। मतलब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने लंबा और संघर्षपूर्ण संघर्ष किया था और मतलब इस जनता के बहुत सारे तबके के लोगों के समुदायों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया था। औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन या औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल क्या होता है? औपनिवेशिक यानी भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था यानी भारत ब्रिटेन के अधीन था। तो औपनिवेशिक शासनकाल के लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। मतलब औपनिवेशिक काल में लोग क्या होते थे? ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहा करते थे, ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहा करते थे और वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे यानी सरकार के, औपनिवेशिक सरकार के बहुत सारे फैसलों से वो क्या होते थे? असहमत होते थे और बहुत सारे फैसलों से असहमत होते थे। इसी संदर्भ में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए यानी जो विधायिका है, जो कानून बनाने की संसद है, उस विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य। जैसे मैं आपको बताऊं निर्वाचित क्या, कि जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर
और उन्हें बजट पर चर्चा करने, बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने 1909 में, ब्रिटिश सरकार ने 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, लेकिन इनमें सभी वयस्कों को, लेकिन इनमें क्या किया गया, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। मतलब 3-4 चीजें हमने पढ़ी, जैसे हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और इस आजादी का एक लंबा संघर्ष, समाज के हर वर्ग की हिस्सेदारी इस आजादी के संघर्ष में रही। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि औपनिवेशिक काल में लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहा करते थे और वे ब्रिटिश सरकार के फैसले से असहमत थे और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचन के सदस्यों की मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस समय में बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी मांगा। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, लेकिन इस निर्वाचित प्रतिनिधित्व में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया और न ही आम लोग यानी आम जनता शासन प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। हम संसद के बारे में पढ़ रहे हैं कि संसद किस तरह से बनी या संसद किस तरह से की कार्यवाही होनी चाहिए संसद में, वो प्रोसेस पूरा हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं जस्ट आगे इस बात पर चर्चा करता हूं कि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात, स्वतंत्रता मिलने पर एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले, जैसे कि हम स्वतंत्रता मिलने पर एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरत, मतलब सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों के प्रति, जरूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यानी लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। और स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। यानी जब हम स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ने लग गए थे तो यह लगने लग गया कि सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और मुख्य स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं को ठोस रूप संविधान के माध्यम से प्रदान होना चाहिए। मुख्य बात, अब मुख्य जो मेन बात है कि इस संविधान ने, जो संविधान का ठोस रूप किस तरह से हो कि संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। यानी संविधान ने क्या किया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को
अपनाया। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कि संविधान ने क्या किया सबसे पहले कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया, या संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। वो क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब मुख्यतया जैसे लोग और उनके प्रतिनिधि, मुख्य चीज क्या आ गई यहां पर कि लोग और उनके प्रतिनिधि। जैसे मुख्य बात क्या है कि लोग और उनके प्रतिनिधि, यानी मुख्य बात सहमति। मुख्य बात क्या आ गई? सहमति, कि सहमति का विचार। जो मुख्य बिंदु आया वो क्या आया? सहमति का विचार, कि लोकतंत्र का प्रथम बिंदु सहमति का विचार, यानी लोकतंत्र का प्रथम बिंदु। लोकतंत्र का प्रथम बिंदु क्या होता है? सहमति का विचार। और सहमति का मतलब क्या हो गया? चाह, स्वीकृति और चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों की हिस्सेदारी, लोग और उनके प्रतिनिधि। लोग और उनके प्रतिनिधि में अब मुख्यतः क्या कि लोकतंत्र का प्रथम बिंदु सहमति का विचार है। और सहमति का मतलब क्या है? चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। मुख्य क्या होता है कि सहमति का जो विचार होता है वो ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। सहमति का विचार ही क्या होता है? इस सहमति शब्द से ही किसका गठन होता है? लोकतंत्र का गठन होता है। सहमति शब्द से ही क्या होता है? लोकतंत्र का गठन होता है, यानी लोगों का निर्णय ही सरकार का गठन करना है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देना है। यानी लोकतंत्र का गठन यानी अधिक से अधिक लोगों की हिस्सेदारी होगी, अधिक से अधिक लोगों की सहमति होगी, तो क्या होगा? लोकतंत्र का गठन होगा। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र यानी जनतंत्र, है ना, कि जनता अगर अपनी सहमति करेगी, सहमति प्रदान करेगी या जनता अधिक से अधिक हिस्सेदारी लेगी तो क्या होगा? लोकतंत्र का गठन होगा। यानी कि लोगों का निर्णय ही क्या होता है? लोकतंत्र का गठन, यानी लोगों का निर्णय। लोगों का निर्णय, इससे क्या होता है? लोकतंत्र का गठन होता है और समाज के बारे में फैसला देता है। अब मुख्य बात जो आती है कि मुख्य बात आती है कि व्यक्ति सरकार का गठन क्यों करते हैं। मुख्य क्या बात आती है कि व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी किस तरह से देता है, क्यों देता है। व्यक्ति सरकार को मंजूरी क्यों देता है, कि व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी क्यों या कैसे देता है, कि मंजूरी कैसे देता है। मुख्य बात जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मंजूरी देने का यानी इस मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। यानी व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। और जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि मंजूरी देने का एक तरीका क्या होता है? चुनाव होता है। यानी लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। किसके लिए करते हैं? संसद के लिए। किसका चुनाव करते हैं?
अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार का गठन करता है, यानी सरकार का निर्माण करता है। यानी जब जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, मंजूरी देने का एक तरीका क्या माना गया है? चुनाव। और संसद के लिए व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। और ये सरकार क्या करती है? सरकार ही, यानी जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को, यानी क्या होता है कि जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधि क्या करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। यानी एक समूह क्या करता है? सरकार का निर्माण करता है, और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? सभी प्रतिनिधि क्या करते हैं? एक समूह जो सरकार का निर्माण करता है, और इसे क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। मुख्य बात आई है, यानी व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? मंजूरी देने का एक तरीका क्या होता है? चुनाव। और इस चुनाव के द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति चुनाव के द्वारा संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करता है, जो क्या करता है? सरकार का निर्माण करता है। और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा गया है। और यह संसद ही क्या करती है? सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि यहां से हम एक मुख्य बात पढ़ते हैं कि भारतीय संसद, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। भारतीय संसद क्या है? देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। और इसके 2 सदन माने गए हैं। कितने सदन माने गए हैं? 2 सदन माने गए हैं। एक तो लोकसभा, और दूसरा क्या आ गया? राज्यसभा। यानी कानून निर्मात्री क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अकेली भारतीय संविधान के अनुसार अकेली संसद ही कानून निर्माण का कार्य करती है। अकेली संसद ही क्या करती है? कानून निर्माण का कार्य करती है। और संसद 2 सदनों से मिलकर बना होता है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा यानी संसद का प्रथम निम्न या लोकप्रिय सदन। संसद मतलब क्या हो गया? यानी लोकसभा प्रथम, निम्न या लोकप्रिय सदन। लोकसभा के सदस्यों की, जैसे मैं आपको बताया, प्रथम है, निम्न है। लोकसभा क्या है? संसद का प्रथम सदन है। निम्न सदन क्यों है? क्योंकि इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और लोकप्रिय सदन क्यों है? जैसे मैंने आपको यहां पर एक चीज बताई थी कि जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि, यानी कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, वो क्या कहलाते हैं? संसद के कहलाते हैं। तो लोकप्रिय सदन यानी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो इस कारण से इसको क्या कहा गया? लोकसभा को प्रतिनिधि यानी लोकप्रिय सदन भी कहा गया है। इसी प्रकार संसद का द्वितीय या उच्च सदन, जैसे लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताया कि संसद का निम्न सदन,
यानी इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा यानी संसद का द्वितीय या उच्च सदन। उच्च सदन क्यों कहा गया है, यानी इसको निम्न सदन इस वजह से कहा गया है कि ये समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और उच्च सदन क्यों कहा गया है, उच्च सदन इस कारण से क्योंकि इसे समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता, यानी राज्यसभा को समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया। और लोकसभा को निम्न सदन इसी वजह से कहा गया क्योंकि इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि संसद के दो सदन, यानी हम ये मान सकते हैं कि लोकसभा में संसद के अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। और इसके 250, राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। जबकि अभी वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है और राज्यसभा में 245 सदस्य वर्तमान में हैं। तो आज के टॉपिक में हमने संसद के बारे में कुछ उल्लेखनीय बातें पढ़ी।